एस्पिरेंट कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी आज से एक नई सीरीज प्रारंभ होने जा रही है, जो एमपीपीएससी 2024 के लिए महत्वपूर्ण सीरीज हो सकती है। जहां हम लोग अभी तक के जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा, उन्हें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पूछना प्रारंभ करेंगे। जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक रखा गया है पॉलिटी के पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन। हम यहाँ इन पीवाईक्यूज को कुछ अलग ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ इसका नाम दिया हुआ है, अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। तो ऐसे ही तमाम सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट? तो इसका सही आंसर है 1919 का एक्ट। इस 1919 के एक्ट को कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपसे कभी-कभी ये पूछा जाता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, या इसका दूसरा नाम है जिसका नाम है मांटफोर्ड सुधार, ये कब आया था? तो 1919 में आया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? उसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। जिसका आंसर है 1935 का अधिनियम। आपको ये एक्ट्स याद रखने होंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है संविधान सभा के बारे में। इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि इस साल संसद ने जो पुरानी संसद छोड़ी है उसका नाम संविधान सदन रख दिया है, इसलिए संविधान सभा के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, इसने सभी सबसे बड़ी संख्या समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। यह सभी कथन सही है। आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। इसका आंसर है सी, क्योंकि इसका जो निर्वाचन था ये वयस्क मताधिकार पर नहीं था। हम पढ़ते हैं ना कि इसको आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ सदस्य तो यहाँ की विधायिकाओं ने चुने और कुछ सदस्य राजाओं ने अपने मनोनीत करके भेजे। तो उसमें यही प्रश्न गलत है क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि गलत कथन कौन सा है। बाकी सारे कथन सही हैं। आपसे अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की भी संभावना बनी रहेगी। आगे चलते हैं। ये कहा जा रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर हम लोग भीमराव अंबेडकर की ओर देखते हैं तो इन्हें हमने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। सी राजगोपालाचारी की ओर देखते हैं तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपको याद रखना है, जब भी बात भारतीय गवर्नर जनरल की होगी ना, तब इनको याद रखना है। के एम मुंशी ये संविधान सभा के सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? इस प्रश्न में पूछा गया कि किस तिथि को अपनाया गया। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अपनाया गया, लागू किया गया या तैयार हुआ, ये तीनों अलग अलग हैं। इसलिए अपनाए गए की यदि बात की जा रही है तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अब ये आपको याद कैसे होगा? आप प्रस्तावना पढ़िए। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि हमने 26 नवंबर 1949 को इसको अपना लिया है, हमने लिखा है वहाँ, इसलिए आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो आप देख लीजिए, 1886, 1951, 1851, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। तो इसका सही आंसर है 1891 में इनका जन्म हुआ। वो भी कहाँ हुआ? इंदौर के पास महू छावनी है, महू छावनी में इनका जन्म हुआ। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली के अंतर्गत। ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कहे जाते हैं। आपको याद रखना है, इनका प्रमुख योगदान हिंदू कोड बिल में माना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि इस बार यूसीसी चर्चा में है।
आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए यूसीसी किस आर्टिकल के अनुसार आपको प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ये बात किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर है मौलाना आजाद। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये हम पीछे भी हल कर चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। हम यहाँ देख लेते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो इसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1948 में सौंपी। ये कहा जाए कि इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में ही इनका अध्यक्ष शामिल था। उस अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त किया गया था। दूसरा, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? राजगोपालाचारी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे ये। अस्थायी अध्यक्ष के थे ये संविधान सभा के। तो आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था या किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है सरदार पटेल। आपको ये हमेशा याद रखना है क्योंकि सरदार पटेल के लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनकी पूछे समिति, तो समिति जब भी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार, चाहे वो एक साथ हो चाहे वो अलग हो, ये आपको जब याद रखना है। दोनों अलग अलग भी पूछी जाती हैं, दोनों का आंसर पटेल ही होगा। दूसरा, जब वो उप समिति पूछेगा तो यहाँ से आंसर बदल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाल के लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के या उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उप समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? यहाँ HC मुखर्जी बनेंगे। आपको बस इतना ही डीप में पढ़ना है। अगर आप इतना डीप में पढ़ रहे हैं तो परीक्षा आसान हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान यानी कि ऐसा संविधान जो लिखा हुआ है। तो जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका आंसर है अमेरिका। इसे आप USA के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है, ब्रिटेन का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है तथा सबसे बृहद संविधान है। सबसे बृहद क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान जब बनाया गया 1950 में लागू हुआ, तो 1950 में इसमें 395 आर्टिकल थे, इसमें 22 भाग थे और उस समय यदि बात की जाए तो 8 अनुसूचियां थी। यदि वर्तमान की हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्तमान में 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत ही जो संशोधन हुए हैं वो 460 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। 22 भागों में भी 3 भागों में संशोधन हो चुका है, तो वो 25 भाग हो गए हैं और 8 अनुसूचियों को 12 अनुसूचियों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इन्होंने ये पूछा है कि कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ प्रश्न याद रखना है, कितने क्या पूछा है? हैं। तो 12, 16, 8 या 10? तो इसका सही आंसर होगा 12। यदि यहाँ लिखा होता थी या फिर यहाँ लिखा होता मूल भारतीय संविधान में, यदि ये शब्द लिखा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 8। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा हैं तो अनुसूची है 12, जब भी आपसे पूछा जाएगा था तो अनुसूची थी 8, या आपसे पूछा जाए मूल संविधान तो भी आपकी अनुसूची कितनी लगेंगी? 8 लगेंगी। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया या किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका आंसर है मणिपुर। हमको याद रखना है, ये 4 स्टेट में लागू होते हैं, TMMA, यानी कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। मैं लिख देता हूँ यहाँ से फिर से आपको, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ये 4 राज्यों में ये 6वीं अनुसूची लागू होती है, जहां जनजातीय समुदाय अधिक होने पर स्वायत्त शासन का अधिकार मिला हुआ है। आपको याद रखना है, कभी-कभी ये पूछ ले कि ये किससे संबंधित है, और ये पूछने की संभावना भी है क्योंकि आप देख रहे होंगे सोनम वांगचुक का आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक, ये आंदोलन अभी चल रहा है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि सोनम वांगचुक का संबंध किससे है। अगला लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
तो 42वां, 32वां, 44वां और 74वां। तो हमको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथनिरपेक्षता, तीसरा शब्द है अखंडता। तो आपको याद रखना ये तीनों शब्द उसमें जोड़े गए थे। आप लोग कंफ्यूज होंगे 1976 या 1978 में, तो आपको याद रखना 1978 में कौन सा हुआ है? 44वां। कैसे याद रख पाएंगे? 4 + 2 = 6 यानी कि 1976, 4 + 4 = 8 यानी कि 1978। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में या प्रस्तावना में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यहाँ याद रखिए उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, अलग अलग नाम आपको मिल सकता है। तो उद्देशिका के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कौन सा शब्द नहीं मिल पा रहा है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण। तो इसका आंसर होगा लोक कल्याण। ये लोक कल्याण हमको यहाँ नहीं मिलता है, लोक कल्याण हमको मिलेगा भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी में हमको मिलेगा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। बाकी ये तीनों शब्द आप देख रहे हैं, ये तीनों शब्द हमें कहाँ मिलेंगे? उद्देशिका के अंतर्गत मिल जाएंगे। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? ये ध्यान रखने वाली बात है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपको याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे हमारे जेएल नेहरू जी। कब लाए थे? तो 13 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में यदि पूछा जाए तो याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे? जेएल नेहरू लाए थे। कब लाए थे? 13 दिसंबर की बैठक 1946 में लाए। इसको स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। इसको आपको ध्यान रखना। ये उद्देश्य प्रस्ताव भी आगे जाके क्या बनेगा? भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बन जाएगा। आप इसको याद रखने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संविधान द्वारा जोड़े गए, 1985 में संविधान द्वारा जोड़े गए, या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 1950 में ये दोनों शब्द शामिल नहीं थे, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। और ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल आते हैं। इनमें से कोई भी कथन आपसे पूछ लेता है तो इसका सबसे सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला है, केंद्र और राज्य को प्राधिकार प्राप्त है। अब केंद्र और राज्य को प्राधिकार क्या प्राप्त है? भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, या भारत के प्रधानमंत्री से, या भारत की संसद से। तो इसमें ये पूछा जा रहा है, ये 2017 का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन-सी सत्ता है जो इनको शक्तियाँ देती है? हमको याद रखना है केंद्र और राज्य सरकार को अधिकार किससे मिलते हैं? भारत के संविधान से। भारत का संविधान ही तय करता है कि इनकी विधायी शक्तियाँ क्या होंगी, इनकी कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होंगी, इनकी वित्तीय शक्तियाँ क्या होंगी और बाकी ये संबंध कैसे चल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? राज्य के चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको याद रखना है कि हमारे 22 जुलाई को 1947 को अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। चलिए मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 24 जनवरी 1950 की जो बैठक है संविधान सभा की, ये बैठक क्यों जरूरी है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों को मिलाकर किया गया था? तो इसका आंसर है 14 राज्य और 6 संघ राज्य। अब आपको याद रखना है कि इन्हीं 14 में से आपका मध्य प्रदेश भी था। तो ऐसा कभी-कभी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आप इसीलिए लिखते हैं 1 नवंबर 1956। फिर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ?
तो आप फिर से वही लिखते हैं 1 नवंबर 2000 को, और इसमें से क्या बना था, तो छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। अगला सवाल है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? संघ शासित प्रदेश का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो 6, 7, 8, 9। तो वर्तमान में यदि देखोगे तो कितने हैं? वर्तमान में 8 ही संघ शासित प्रदेश हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नहीं बदला गया? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2005 में। तब एक राज्य ऐसा था जिसका नाम आंध्र प्रदेश था, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी, जो शुरुआत से लेकर अभी तक हैदराबाद ही रही थी। वर्तमान में यदि देखा जाएगा तो वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हो गई है? अमरावती हो गई है। तो अब केवल एक ही राज्य ऐसा बच रहा है जिसकी राजधानी नहीं बदली है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। लेकिन इसका एक और तर्क दिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को हाल ही में क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1947, 51, 56 या 66? तो इसका आंसर होगा 1956। ऐसा कहा जाता है भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का गठन 1953 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इस समिति को फजल अली समिति भी कहा जाता है। इस समिति में 2 सदस्य और थे, यानी कि इस समिति के कुल 3 सदस्य थे। एक का नाम था हृदय नाथ कुंजरू और दूसरे का नाम था के.एम. पणिक्कर। इन 3 सदस्यों ने मिलकर इस पूरी पुनर्गठन को अंजाम दिया और 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन प्रारंभ हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसकी बहुत समय से मांग चली आ रही थी। इसके लिए कई सारी कमिटियां बनी, जैसे आपने देखा होगा धर आयोग बनाया गया, जेवीपी आयोग बनाया गया और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पोट्टी श्री रामुलु का बहुत योगदान मिलेगा। पोट्टी श्री रामुलु ये एक गांधीवादी नेता थे जो लगभग 52 से 55 दिन, ये अलग-अलग किताबों में अलग-अलग डाटा मिलता है। अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए क्या करना पड़ा? आंध्र प्रदेश का गठन आनन-फानन में 1953 में ही करना पड़ा। इसलिए भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? 1953 में आंध्र प्रदेश है। आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है।